नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज विरोधी दलों के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सबने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी करार देकर डिटेंशन कैंपों में डाला जा रहा है। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग चुन चुनकर बीजेपी के विरोधियों का वोट काटने में लगा है और यह बड़ी साजिश है। ममता ने कहा, जो आज बिहार में हो रहा है वो कल बीजेपी बंगाल में करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहां बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में लाखों वोट काटे जा रहे हैं, कल असम में यही होगा। यह बीजेपी को बैकडोर से चुनाव जिताने का षड्यंत्र है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे। ओवैसी ने कहा, 5 साल पहले सरकार ने पार्लियामेंट में बताया था केवल 3 राज्यों में 3 विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट में थे। अब अचानक इतने सारे विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट में कहां से आ गए? पहले सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर ऐसे लाखों लोगों के नाम कटेंगे जो रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं। वो लोग इतने कम वक्त में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे? इसलिए चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए, चुनाव से कुछ महीने पहले इतनी हड़बड़ी में वोटर लिस्ट रिवाइज करने की क्या जरूरत थी? अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अब मराठी और उर्दू का विवाद शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने कहा कि छोटे गरीब लोगों को मराठी के नाम पर मारना पीटना कोई बहादुरी का काम नहीं है। जो लोग मराठी भाषा को लेकर उत्पात कर रहे हैं उन्हें मदरसों में जाना चाहिए। मौलानाओं से मदरसों में उर्दू के साथ साथ मराठी पढ़ाने के लिए कहना चाहिए। असल में आज नागपुर में राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूनियन बैंक के सामने मराठी भाषा को लेकर जबरदस्त हंगामा किया, क्योंकि इंश्योरेंस के एक क्लेम के लिए मृतक के परिवार वालों ने बैंक को एफआईआर की जो कॉपी दी थी वो मराठी में थी। बैंक ने हिंदी या इंग्लिश में एफआईआर की कॉपी मांगी। इसको एमएनएस के नेताओं ने इशू बना दिया। एमएनएस के कार्यकर्ता बैंक के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए। बैंक के अफसरों ने जब एमएनएस नेताओं और मृतक के परिवार वालों से माफी मांगी, तब जाकर कहीं मामला खत्म हुआ। इसी पर नीतेश राणे ने कहा, मराठी को लेकर अगर बहादुरी दिखानी है तो एमएनएस वालों को मदरसों में जाना चाहिए। नीतेश राणे ने कहा, वो तो चाहते हैं कि मदरसों में भी मराठी पढ़ाई जाए, मस्जिदों से अजान भी मराठी में हो। नीतेश राणे ने कहा कि आजकल कांग्रेस मुंबई के कुछ मुस्लिम इलाकों में मराठी की क्लासेस लगा रही है। एमएनएस के लोग गरीब और छोटे लोगों को पीट रहे हैं। ये सब ड्रामेबाजी है। ऐसे लोगों को ड्रामा करने के बजाय मदरसों के मौलवियों को कहना चाहिए कि वो अब उर्दू के बजाय मराठी में बच्चों को पढ़ाएं। आज मुंबई से एक और इंटरेस्टिंग खबर आई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में हल्के फुल्के अंदाज में उद्धव ठाकरे को वापस महायुति में आने का न्योता दिया। इस पर सदन के अंदर जमकर हंसी हुई, ठाके लगे। आजकल महाराष्ट्र असेंबली का मॉनसून सेशन चल रहा है। इसी दौरान आज विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए। तो फडणवीस ने खुद आगे बढ़कर उद्धव को नमस्कार किया और इसके बाद विधान परिषद में जब देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे, उद्धव ठाकरे सामने बैठे थे, तब फडणवीस ने उद्धव की तरफ देखकर कहा कि 2029 तक तो उद्धव ठाकरे को कुछ करना नहीं है, सत्ता में आने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो सत्ता पक्ष की तरफ आने का विचार कर सकते हैं। जैसे ही फडणवीस ने यह बात कही, पूरा सदन ठाकों से गूंज उठा। इसके बाद फडणवीस ने अपनी बात पूरी की, कहा कि 2019 से 29 तक उनका विपक्ष में जाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर उद्धव चाहें तो सत्ता पक्ष की तरफ आ सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश से सामाजिक सद्भाव को लेकर एक अच्छी खबर, एक अच्छी तस्वीर आई। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कांवड़ लेकर निकले शिव भक्तों की सेवा की।
इकरा हसन आज सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए लगे कैंप्स में गई, गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों पर फूल बरसाए और कांवड़ियों को भोजन परोसा। इकरा हसन ने कहा, उन्हें कांवड़ियों के कैंप में आकर काफी अच्छा लगा है। सभी धर्मों का सम्मान करना, एक दूसरे के उत्सव में शामिल होना, यही हमारी संस्कृति है। आज बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन संस्कृति का असली मतलब बताया। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आजकल लंदन में हैं। लंदन में धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से बात कर रहे थे, उन्हें भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में बता रहे थे। इसी दौरान एक पाकिस्तानी सिटीजन आरिफ अजाकिया ने ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर सन्नाटा छा गया, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज गया। आरिफ अजाकिया ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से कहा कि वो पाकिस्तान के हैं, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, उन्हें सनातन का ज्ञान हुआ। अब वो मन से हिंदू हो गए हैं, लेकिन लोग कहते हैं उन्हें अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। आरिफ अजाकिया ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा, क्या हिंदू बनने के लिए नाम बदलना जरूरी है? इसका जो जवाब दिया गया वो वाकई में हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाला है। अब बात करते हैं इतिहास की किताबों की। एनसीईआरटी ने हिस्ट्री के बुक्स में कुछ बदलाव किए हैं और इसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की नई किताब में बाबर को क्रूर विजेता लिखा गया है। अब तक इतिहास की किताबों में अकबर को महान और उदार शहंशाह बताया जाता था, लेकिन नई किताब में अकबर की क्रूरता और हिंदुओं से नफरत के उदाहरण दिए गए हैं। औरंगजेब को मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ने वाले शासक के तौर पर बताया गया है। सोशल साइंस की इस नई किताब में मुगल बादशाहों के राज में रिलीजियस इंटॉलरेंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड में उस वक्त के धार्मिक माहौल, मंदिरों और शिक्षा के केंद्रों पर हमलों, गांवों की लूट और मुगलों की बर्बरता का जिक्र किया गया है। एनसीईआरटी के मुताबिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बदलाव किए गए हैं। जो फैक्ट्स अब तक छुपाए जा रहे थे, हिंदुस्तानी राजाओं के बजाय मुगल शासकों का महिमा मंडन किया जा रहा था, ऐसी गलतियों को सुधारा गया है। अब बात करते हैं रील बनाने वालों की। रील्स और लाइक्स के चक्कर में पड़कर नौजवान अपना भविष्य किस तरह तबाह कर रहे हैं, इसका एक और एग्जाम्पल आज संभल से आया। संभल में पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट डालने के इल्जाम में 4 लोगों को अरेस्ट किया। इनमें से 3 लड़कियां हैं। इन लड़कियों ने महक परी के नाम से इंस्टा आईडी बनाई और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भद्दे कमेंट्स और गाली गलौज वाले अश्लील वीडियो पोस्ट किए। इस तरह की अश्लील रील से इन लड़कियों के फॉलोअर्स की संख्या 1000 से बढ़कर 4 लाख हो गई। हर महीने 20-25 हजार रुपए की कमाई भी होने लगी। लेकिन इन लड़कियों की हरकतों से पूरे गांव की बदनामी हुई तो गांव वालों ने पुलिस से शिकायत की। जांच के बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हालांकि बाद में कोर्ट ने चारों को जमानत पर रिहा कर दिया। सोशल मीडिया पर इंस्टेंट शोहरत और पैसा कमाने के चक्कर में पड़े ऐसे नौजवानों को आज असदुद्दीन ओवैसी ने नसीहत दी। ओवैसी ने कहा कि अगर आज के युवा रील्स बनाने और देखने में फंसे रहेंगे, लाइक्स पाने के चक्कर में जुटे रहेंगे, तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन पाएंगे। इसलिए वो रील्स छोड़कर पढ़ने लिखने में मन लगाएं।